हमारा लेक्चर। तो नेट रेवेन्यू अकाउंट के डेबिट साइड में जैसे हमको सबसे पहले टू बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर, यदि नेट रेवेन्यू अकाउंट का प्रीवियस ईयर का कोई बैलेंस है तो उसको हमको यहाँ पर इस तरह से दिखाना है। यदि लॉस हमारा आ रहा है तो उसको हम डेबिट साइड से स्टार्ट करते हैं, और प्रॉफिट यदि हमारा आता है तो उसको हम यहाँ पर क्रेडिट साइड में सबसे पहले शो करने वाले हैं। जैसा हम अभी क्वेश्चन करेंगे वहां पर आपको मैं ये समझाने वाला हूं। तो लॉस अगर हमको दे रखा है लास्ट ईयर का बैलेंस, तो यहाँ पर आएगा प्रॉफिट हमारा लास्ट ईयर का यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अभी हमने जो रेवेन्यू अकाउंट का बैलेंस निकाला था, तो रेवेन्यू अकाउंट में यदि हमको डेफिसिएट दिखाई देती है, रेवेन्यू अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमारा जो बैलेंस आया था वो हम यहाँ पर दिखाने वाले हैं ट्रांसफर करके। ये आएगा हमारा रेवेन्यू अकाउंट से। और यदि कोई सरप्लस रेवेन्यू अकाउंट में हमको मिलता है तो वो सरप्लस हम यहाँ पर क्रेडिट साइड में दिखाने वाले हैं। तो किस तरह से हमको यहाँ पर रिकॉर्डिंग करना है वो हम यहाँ पर समझ रहे हैं। उसके बाद में जितने भी अप्रोप्रिएशन, जितने भी हम यहाँ पर रिजर्व बनाते हैं वो सभी हम यहाँ पर डेबिट साइड से बनाने वाले हैं। तो इसको एक बार मैं लिस्ट को आपको एक बार पढ़ देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, टू टैक्सेस ऑन इनकम एंड प्रॉफिट पेड, इनकम टैक्स आपने पे किया। यदि आपने कोई रिजर्व वगैरह बनाया, अब मैं वो पॉइंट आपको समझा रहा हूँ जो हमारे इसमें काम आने वाले हैं। ठीक है, तो जो रिजर्व आपने बनाया वो सारे रिजर्व आप यहाँ पर डेबिट साइड में बना रहे हो। उसके अलावा यदि आप इंटरेस्ट का पेमेंट करते हो, डिविडेंड आप यहाँ पर देते हो प्रेफरेंस शेयर के ऊपर या फिर इक्विटी शेयर के ऊपर, तो वो सभी आपको यहाँ पर डेबिट साइड में दिखाना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आपको यहाँ पर समझना है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और डिविडेंड, जो आपके क्वेश्चन में आगे काम आने वाले हैं। तो डेबिट साइड के अंदर आपको यहाँ पर रिजर्व को बनाना है। जितने भी रिजर्व आप बनाते हो वो स्पेशल आपको डेबिट साइड से बनाने हैं। और यदि आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वहां से आपको इनकम होती है। देखिए, रेवेन्यू अकाउंट के अंदर भी हमने क्रेडिट साइड के अंदर इनकम को रिकॉर्ड किया। यदि मैं रेवेन्यू अकाउंट का फॉर्मेट आपके सामने लाता हूँ तो रेवेन्यू अकाउंट के अंदर भी हम यहाँ पर इनकम को दिखा रहे हैं क्रेडिट साइड के अंदर। ये हमारी सारी इनकम है। ठीक है, लेकिन ये ऑपरेटिंग नेचर की इनकम कहलाती है जिसका हम यहाँ पर बिजनेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पावर सेक्टर यूनिट यहाँ पर एनर्जी को जनरेट करेगी और उसको सेल करेगी, मतलब जिसको हम बोलते हैं लाइट हमारी भाषा में, सिंपल भाषा में। तो लाइट को वो सेल करेगी तो वो उसका ऑपरेटिंग नेचर का एक इनकम है। लेकिन इसके अलावा भी यदि ऐसी इंडस्ट्री को कोई दूसरे नेचर की इनकम होती है तो उसको हम यहाँ पर नेट रेवेन्यू अकाउंट में, जिसको हम बोल सकते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो सिंपल सा यदि हम इसको समझना चाहें तो डेबिट साइड के अंदर आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर और क्रेडिट साइड के अंदर आपको नॉन ऑपरेटिंग इनकम को बताना है। इसको समझने के लिए हमको एक एग्जांपल को यहाँ पे लेना है जो हम अभी थोड़ी देर में यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर रेवेन्यू अकाउंट प्रिपेयर करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर नेट रेवेन्यू अकाउंट बनाना है। उसके बाद हम बात करते हैं रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट। इसका फॉर्मेट हमारे सामने इस प्रकार है। इस फॉर्मेट में हमें यहाँ पर क्या दिखाना है, तो जितनी भी फिक्स असेट हमारे पास हैं प्रीवियस ईयर में उसका बैलेंस, और करंट ईयर में यदि हम फिक्स असेट को परचेज करते हैं तो वो सभी हमें इस साइड में दिखाना होगा। ये देखिए, डेबिट, इसको हम डेबिट साइड नहीं बोल सकते, ये स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे लिखा हो सबसे पहले एक्सपेंडिचर, कि हमने जो फिक्स असेट परचेस की है या तो करंट ईयर में या फिर प्रीवियस ईयर में। यदि हमने प्रीवियस ईयर में परचेस की है तो उसको हमें एक्सपेंडिचर अप टू द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, इस कॉलम के अंदर हमें क्या दिखाना है, कितना एक्सपेंडिचर हम प्रीवियस ईयर में कर चुके थे किसी असेट को परचेस करने को लेकर। हमने मान लो कोई असेट लास्ट ईयर परचेस की है तो वो लास्ट ईयर की असेट यहाँ पर आने वाली है। इसी प्रकार यदि हमने
करंट ईयर में कोई फिक्स असेट को परचेज किया है, ठीक है, तो वो यहां पर आने वाली है एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द ईयर, और प्रीवियस ईयर प्लस करंट ईयर दोनों को हमको दिखाना है टोटल एक्सपेंडिचर वाले कॉलम में। तो क्लास हमको यहाँ पर थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट, इसके अंदर हमें एक्सपेंडिचर वाले साइड में फिक्स असेट को लेकर रिकॉर्डिंग करनी है। थोड़ा सा एग्जांपल हमको दिया हुआ है, जैसे इंटेंजिबल असेट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, कॉस्ट ऑफ लाइसेंस, ये सब इंटेंजिबल असेट है। और नीचे आपको दिया हुआ है जैसे बिल्डिंग, ये हमारी टेंजिबल असेट है, फिक्स असेट। इस पाइप्स, फर्नीचर, मीटर, ये सभी हमारी फिक्स असेट है। और जिस इंडस्ट्री की हम यहाँ पर बात करेंगे उस इंडस्ट्री के बारे में हमको सोचना होगा। अभी हमारा जैसे मान लो एग्जांपल इसमें इन्होंने लिया हुआ है पाइपलाइन, गैस सप्लाई कंपनी, तो पाइप उनको परचेज करने होंगे, तो वो उनके लिए क्या बन जाती है, फिक्स असेट। तो इस स्टेटमेंट के अंदर हमको इधर वाली साइड में, एक्सपेंडिचर वाली साइड में, फिक्स असेट को लेकर के जो हमने एक्सपेंडिचर किया है या तो प्रीवियस ईयर में या फिर करंट ईयर में, उसको दिखाना है। अब हम बात करते हैं रिसिप्ट साइड की। तो कैपिटल नेचर के जो रिसिप्ट आपने की है, फॉर एग्जांपल आपने इक्विटी शेयर इशू किए, प्रेफरेंस शेयर इशू किए, ठीक है, और जितने भी रिजर्व आपके हैं कैपिटल नेचर के, वो सभी आपको यहाँ पे दिखाने हैं, रिजर्व वगैरह। यदि आपने कोई लोन ले रखा है, डिबेंचर को इशू किया हुआ है, ये लॉन्ग टर्म नेचर की लायबिलिटी होती है, ये सभी यहाँ पर आपको शो करनी है। तो एक तरह से हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि रिसिप्ट वाली साइड में हमको कैपिटल नेचर की रिसिप्ट दिखानी है जिसको हमने लॉन्ग टर्म पर्पस से इशू किया है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट के अंदर हमें यह समझना है कि कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर और कैपिटल नेचर की रिसिप्ट यहां पर हमारी आने वाली है। कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर का मतलब होता है हमने किसी फिक्स असेट को परचेस किया, चाहे वो टेंजिबल हो या फिर इंटेंजिबल हो, वो हमें यहाँ पर एक्सपेंडिचर वाले कॉलम में दिखाना है। और रिसिप्ट की यदि हम बात करें, यदि कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू किए हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं, डिबेंचर को इशू किया, बैंक से लोन लिया लॉन्ग टर्म के लिए, वो सभी हमारी इस रिसिप्ट साइड में आने वाले हैं। और फाइनली यहाँ पर जो हमें बनाना है उसको बोलते हैं जनरल बैलेंस शीट। करंट असेट और करंट लायबिलिटी, इसको अभी तक हमने कहीं पर भी कवर नहीं किया है। यदि हम बात करें रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट की, तो यहाँ पर हमने फिक्स असेट को और फिक्स लायबिलिटी को, जिसको हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी कह सकते हैं, उसे हमने इस अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड किया। तो अभी भी हमारे पास करंट असेट और करंट लायबिलिटी एंड रेवेन्यू नेचर के रिजर्व बचे हुए हैं, तो वो हमें यहाँ पर जनरल बैलेंस शीट के अंदर कवर करने हैं, ठीक है। समझने के लिए इसे हम बात करते हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ रिजर्व एंड सरप्लस, तो यहाँ पर हमें रेवेन्यू नेचर के रिजर्व कवर करने हैं एंड जितनी भी करंट लायबिलिटी है वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स, डिपॉजिट, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, ये सभी करंट लायबिलिटी है जो हमें यहाँ पर दिखानी है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हमें यहाँ पर नहीं दिखाना है, उसको हम थर्ड नंबर के अकाउंट, एक्सपेंडिचर वाले अकाउंट में दिखा चुके हैं। इसी प्रकार जब हम असेट की बात करते हैं तो करंट असेट हमें यहाँ पर दिखाना है, ये करंट असेट। तो यदि हम बिल्कुल सामान्य तरीके से यहाँ पर एक बार फिर से इन चारों अकाउंट को एक साथ देखते हैं, तो रेवेन्यू अकाउंट के अंदर क्लास हमको डेबिट साइड में ऑपरेटिंग नेचर के एक्सपेंडिचर और क्रेडिट साइड में ऑपरेटिंग नेचर की इनकम दिखानी है। नेट रेवेन्यू अकाउंट के अंदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्रेडिट साइड में दिखाना है। स्टेटमेंट शोइंग रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट में हमें फिक्स असेट और फिक्स लायबिलिटी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म नेचर की लायबिलिटी को दिखाना है। और फाइनली हमको जनरल बैलेंस शीट के अंदर करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी को दिखाना है। अब ये कॉन्सेप्ट यदि हमको समझना है तो हमें एक इलस्ट्रेशन, एक क्वेश्चन यहाँ पर करना होगा। तो एक एग्जांपल यहाँ पर मैं
आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। इसको आप समझिए और इस इलस्ट्रेशन की हेल्प से वो चारों अकाउंट हम यहाँ पर आज बनाने वाले हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक वाटर सप्लाई कंपनी का ट्रायल बैलेंस आपको दिया हुआ है। द फॉलोइंग आर द बैलेंसेस ऑन 31st ऑफ मार्च 19, 18, 20 कुछ भी हो सकता है इन द बुक्स ऑफ बीसलपुर वाटर सप्लाई कंपनी लिमिटेड। एक कंपनी है जिसका नाम बीसलपुर वाटर सप्लाई कंपनी लिमिटेड है। ट्रायल बैलेंस में हमें इंफॉर्मेशन किस तरह की मिलेगी वो आपको मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। ट्रायल बैलेंस में दो साइड होते हैं, एक को हम बोलते हैं डेबिट साइड, एक को हम बोलते हैं यहाँ पर क्रेडिट साइड, जैसा आपने 11th के अंदर पढ़ा होगा। डेबिट साइड के अंदर जो भी आइटम होते हैं वो या तो असेट को लेकर होते हैं या फिर एक्सपेंडिचर को लेकर। अब हमें यहाँ पर देखना है कि वो एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू या फिर असेट है। क्रेडिट साइड के अंदर लायबिलिटी आती है एंड इनकम आती है। तो मैं एक एक पॉइंट आपको यहाँ पर समझाता हूँ। सबसे पहले आप ध्यान देना कि हम जिस ईयर की बात कर रहे हैं वो 2017-2018 है। ठीक है, 2017-2018 की हम यहाँ पर अकाउंटिंग कर रहे हैं। 17-18 जिसको बोलते हैं, अप्रैल 17 को स्टार्ट हुआ होगा और मार्च 18 को फिनिश होने वाला है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर लैंड का 31 मार्च 2017 के दिन का बैलेंस दिया हुआ है 12 लाख रुपए। इसको हम बोलेंगे प्रीवियस ईयर के एंड का बैलेंस, क्योंकि हमारा जो अभी ईयर चल रहा है वो 31 मार्च 18 को फिनिश हो रहा है। ठीक है, और ये जो लैंड का बैलेंस आपको दिया हुआ है ये 31 मार्च 17 के दिन का है। इसको हम बोल सकते हैं ये प्रीवियस ईयर का बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ लैंड। फिर हम बात करते हैं करंट ईयर की। करंट ईयर में हमने 40,000 का लैंड और परचेस किया। अब फिक्स असेट हम कहाँ दिखाने वाले हैं, तो आप इसको इस तरह समझे, हमें 4 अकाउंट बनाने हैं। फर्स्ट रेवेन्यू अकाउंट, सेकंड नेट रेवेन्यू अकाउंट, थर्ड स्टेटमेंट और फोर्थ जनरल बैलेंस शीट। तो फिक्स असेट को परचेस करना ये आता है आपके थर्ड नंबर के अकाउंट में। तो इस तरह से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, फिर हमने मशीन को परचेस किया और पुरानी मशीन हमारे पास थी 48 लाख रुपए की। करंट ईयर में परचेस किया आपने 40,000। तो ये चारों आइटम हम कहाँ दिखाने वाले हैं, स्टेटमेंट के अंदर थर्ड नंबर के अकाउंट में। ठीक है, मेंस, मेंस का मतलब होता है कि ये वाटर सप्लाई कंपनी है, तो वाटर सप्लाई कंपनी को पानी को सप्लाई करने के लिए जमीन के अंदर पाइपलाइन को बिछाना होता है। ठीक है, तो वो पाइपलाइन इसको बोलते हैं मेन पाइपलाइन, जहां पर बहुत बड़ा, मतलब आप सभी जानते हो कि वाटर सप्लाई दो तरीके से, मतलब उसके दो सिस्टम होते हैं। एक तो मेन पाइपलाइन जहां पर पूरा पानी एक साथ फ्लो होता है, उसके बाद हमारे घर के अंदर छोटी छोटी लाइन यहाँ पर डली हुई है, उसको बोलते हैं सपोर्टिंग, है ना। तो एक तो होता है मेन। तो इन्होंने मेन पाइपलाइन प्रीवियस ईयर में परचेस कर रखी है 16 लाख रुपए की, और करंट ईयर में इन्होंने परचेस किया है 4,08,000 रुपए। तो ये जो इंफॉर्मेशन मैंने अभी आपके सामने पढ़ी है, लैंड को लेकर, मशीन को लेकर, मेंस को लेकर, ये सभी फिक्स असेट को लेकर है। ठीक है, उसके बाद में इक्विटी शेयर कैपिटल, ये लायबिलिटी है। ये कहाँ पर आएगी, ये आएगी हमारी लॉन्ग टर्म नेचर की लायबिलिटी में, और इसको मैंने बता रखा है आपको स्टेटमेंट के अंदर कवर करना है। डिबेंचर लॉन्ग टर्म नेचर की लायबिलिटी है, ये भी स्टेटमेंट के अंदर आएगी। क्रेडिटर्स ये करंट लायबिलिटी, ये आएगी आपकी फोर्थ नंबर के अकाउंट में जिसका नाम है जनरल बैलेंस शीट। डेप्रिसिएशन फंड ये एक तरह से प्रोविजन होता है और इसको स्पेशल हमने जनरल बैलेंस शीट में कवर करना है। डेटर्स करंट असेट होते हैं, और करंट असेट और करंट लायबिलिटी हम यहाँ पर जनरल बैलेंस शीट में लेने वाले हैं। अब बात करते हैं, ये यहाँ तक हमारा हुआ मेंटेनेंस की। तो मेंटेनेंस ऑफ पंपिंग स्टेशन हमें देखना है कि ये असेट है या फिर एक्सपेंडिचर है। तो 2,80,000 रुपए आपको यहाँ पर मेंटेनेंस के नाम पर दिखा रखे हैं। आपका जो पंपिंग स्टेशन है जहाँ से आपको पानी को सप्लाई करना होता है, उसकी आपने मेंटेनेंस की, तो ये कोई असेट नहीं है। पंपिंग स्टेशन अपने आप में असेट है, लेकिन पंपिंग स्टेशन को आप मेंटेन कर रहे हो तो वो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो 2,80,000 रुपए हमारा आने वाला है रेवेन्यू अकाउंट में,
क्योंकि ये एक ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर के नेचर का है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ये भी एक एक्सपेंडिचर है 40,000 रुपए का। ये ऑपरेटिंग नेचर का एक्सपेंडिचर है। अब ऑपरेटिंग नेचर का हम इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस कंपनी का मेन फंक्शन क्या है? पानी को सप्लाई करना, और पानी को सप्लाई करने के लिए जो खर्चा होगा वो कहलाता है ऑपरेटिंग नेचर एक्सपेंडिचर। इसी प्रकार रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, ऑपरेटिंग नेचर एक्सपेंडिचर। मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर, ऑपरेटिंग नेचर एक्सपेंडिचर। डेप्रिसिएशन, ऑपरेटिंग नेचर एक्सपेंडिचर। सेल ऑफ वाटर, ऑपरेटिंग नेचर इनकम। रेंट ऑफ मीटर, ऑपरेटिंग नेचर इनकम। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, अब ध्यान देना ये एक्सपेंडिचर है, लेकिन ये ऑपरेटिंग नेचर का नहीं है। तो इसे हम कहाँ दिखाने वाले हैं? नेट रेवेन्यू अकाउंट के डेबिट साइड में। इसी प्रकार से कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, इसको भी हम कहाँ दिखाने वाले हैं? नेट रेवेन्यू अकाउंट पे। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके सामने आएगा और उसमें से आपको ये डिसाइड करना होगा कि कौन सा आइटम कहाँ पर जाएगा। अभी जो फॉर्मेटिंग हमने अभी यहाँ पर की है, जो मैंने आपको समझाया है, इसको मैं क्लीन करता हूँ। अब इसके बाद हम एक एक अकाउंट यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे। तो शुरुआत कैसे करना है आपको? यहाँ पर सबसे पहले आप बनाओगे रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट बनाने के लिए आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। अब ट्रायल बैलेंस में से वो आइटम आपको सेलेक्ट करने हैं जो रेवेन्यू अकाउंट में काम आते हैं। तो अभी मैंने आपको एक छोटा सा हिंट दिया है। ऑपरेटिंग नेचर के जो एक्सपेंडिचर हैं ये हम रेवेन्यू अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाने वाले हैं। इसी प्रकार ऑपरेटिंग नेचर की जो इनकम है ये हम रेवेन्यू अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाने वाले हैं। तो एक एक अकाउंट को आपको बहुत धीरे धीरे यहाँ पर समझना है। तो पहला अकाउंट हमारे सामने आता है रेवेन्यू अकाउंट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों एक साथ हमारे चलेंगे यहाँ पर। इन द बुक्स ऑफ इंडिया वाटर, इन द बुक्स ऑफ बीसलपुर वाटर सप्लाई कंपनी लिमिटेड, पहला हमको दे रखा है, ये नाम शायद गलती से इंडिया हो गया, ये बीसलपुर आना चाहिए। ठीक है, तो इन द बुक्स ऑफ बीसलपुर वाटर सप्लाई कंपनी लिमिटेड रेवेन्यू अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। अब 18 के अंदर हमको यहाँ पर ये बनाना है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख लें, मेंटेनेंस ऑफ पंपिंग स्टेशन, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, रेंट, मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर और डेप्रिसिएशन, ये चारों मैंने ऑपरेटिंग नेचर के एक्सपेंडिचर आपको बताए हैं। 2,80,000 से लेकर 1,60,000 तक ये चारों एक्सपेंडिचर, पांचों एक्सपेंडिचर ऑपरेटिंग नेचर के कहलाते हैं, जिसको हमने क्वेश्चन से लिया है। देखिए 280, 40, 40, फिर 40, 96, 160, दिख रहा है आपको यहाँ पर? ये पांचों एक्सपेंडिचर हमारे ऑपरेटिंग नेचर के थे, जिसको हमने यहाँ पर सॉल्यूशन में कवर किया। ठीक है, अब बात करते हैं ऑपरेटिंग नेचर की इनकम। चूंकि यहाँ पर कंपनी वाटर सप्लाई कंपनी है और वाटर सप्लाई कंपनी का मेन जो बिजनेस होता है पानी को बेचना, तो पानी को बेचने से उसको यहाँ पर 10,40,000 रुपए की इनकम हो रही है, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग नेचर इनकम। इसी प्रकार मीटर, घर के अंदर पहले हमारे यहाँ पर मीटर लगा हुआ करता था पानी का, जो अब काम नहीं आता है, लेकिन इसका भी एक अपने आप में किराया होता है। तो वो भी एक तरह से वाटर सप्लाई कंपनी की एक इनकम मानी जाती है यहाँ पर। तो 40,000 रुपए की इनकम है। तो इस तरह से क्रेडिट साइड में दो आइटम हमारे सामने आते हैं, डेबिट साइड में 5 एक्सपेंडिचर है। अब हम इस अकाउंट का डिफरेंस निकालते हैं। तो क्लास डिफरेंस निकालना कैसे है? क्रेडिट साइड का टोटल करना है। क्रेडिट साइड का हमने टोटल किया 10,40,000 प्लस 40,000, तो वो टोटल आता है हमारा 10,80,000। इसमें से इन पांचों का टोटल हमको माइनस करना है। तो 10,80,000 में से आप 280 माइनस करेंगे, 40 माइनस करोगे, फिर 40 माइनस करोगे, 96 माइनस करोगे और फिर 1,60,000 माइनस करोगे। तो आपका जो डिफरेंस आएगा वो आता है डेबिट साइड में। अब डेबिट साइड में यदि कोई डिफरेंस आता है तो उसको हमको क्या नाम देना है? सरप्लस। ठीक है, सरप्लस। और ये सरप्लस आपका आ रहा है बैलेंसिंग फिगर
4,64,000। तो इस तरह से हमने यहाँ पर रेवेन्यू अकाउंट को कंप्लीट किया। अब इसके बाद हमको सेकंड नंबर लेना है नेट रेवेन्यू अकाउंट का। नेट रेवेन्यू अकाउंट बनाने के पहले आप क्वेश्चन को चेक करिएगा और क्वेश्चन के अंदर आपको ये देखना है कि क्या कोई ओपनिंग बैलेंस मुझे ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है नेट रेवेन्यू अकाउंट का। तो सबसे लास्ट में यदि हम बात करें, ये देखिए बैलेंस ऑफ नेट रेवेन्यू अकाउंट एज ऑन 31st of March 17, 2,28,000 का आपको यहाँ पर बैलेंस दिया हुआ है और ये बैलेंस है 31st of March 17 का। इसका मतलब जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं 17-18 की, उसके पहले दिन 1 अप्रैल 2017 को इसको हम बोल सकते हैं ओपनिंग बैलेंस। तो नेट रेवेन्यू अकाउंट का अगर हमको प्रॉफिट दिया हुआ है, चूंकि यहाँ पर ट्रायल बैलेंस के अंदर ये क्रेडिट साइड के अंदर आ रहा है, ठीक है, ये क्रेडिट साइड के अंदर आ रहा है, इसका मतलब ये प्रॉफिट है। तो अभी हमने फॉर्मेट देखा था, तो नेट रेवेन्यू अकाउंट में यदि कोई लास्ट ईयर का प्रॉफिट हमको दिखाई दे, बैलेंस जिसको हम बोलते हैं, तो बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड के नाम से आता है 2,28,000 रुपए। ठीक है, आया समझ में? इस पॉइंट को यहाँ पर एक बार फिर क्लियर करें। यदि ट्रायल बैलेंस के अंदर ये 2,28,000 रुपए डेबिट साइड में लिखे हुए रहते हैं, तो इसका मतलब ये कंपनी के लिए लॉस है, प्रॉफिट नहीं है। लेकिन ये क्रेडिट साइड के अंदर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कंपनी के लिए प्रॉफिट रहा होगा, लास्ट ईयर का बैलेंस जिसको हम बोलते हैं। तो लास्ट ईयर का बैलेंस हमें यहाँ पर इस तरह से दिखाना है। ठीक है, चलिए आगे। अब हमको आगे रेवेन्यू अकाउंट का बैलेंस जो हमारा सरप्लस निकला था, वो रेवेन्यू अकाउंट का बैलेंस यहाँ डेबिट साइड से ट्रांसफर होकर इधर क्रेडिट साइड में आने वाला है। ठीक है, तो 4,64,000 को हमने यहाँ पर ट्रांसफर करना है नेट रेवेन्यू अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अब बात करते हैं डेबिट साइड की। तो क्वेश्चन के अंदर हमने, जैसे मैंने आपसे बोला था, नॉन ऑपरेटिंग नेचर के जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो हमको नेट रेवेन्यू अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाना है। क्वेश्चन के अंदर दो ऐसे अप्रोप्रिएशन है, एक को बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और एक को हमने बोला है इंटरिम डिविडेंड। ये नेट रेवेन्यू अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगे। तो ये दोनों एक्सपेंडिचर, ये तो एक्सपेंडिचर है और इसको बोलते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, ये सब कुछ होने के बाद में अब हमको यहाँ पर इनका टोटल लगाना है। टोटल कैसे लगेगा? तो क्रेडिट साइड का आपने टोटल किया तो वो आता है 6,92,000 और डेबिट साइड का यदि आप टोटल करते हो तो वो 80,000 प्लस 1,60,000, डेबिट साइड का टोटल आता है 2,40,000 रुपए। इसका मतलब हमारा जो डिफरेंस है, हमारा जो अंतर है, वो आने वाला है डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो डेबिट साइड में हमारा जो इसका डिफरेंस आया वो आता है 6,92,000 में से आपको 240 माइनस करने हैं, तो डिफरेंस आपका आएगा 4,52,000, 4,52,000 रुपए। और इसको हम यहाँ पर जनरल बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे। ये प्रोसेस आपको ध्यान रखनी है कि बैलेंस कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रहा है। रेवेन्यू अकाउंट का बैलेंस नेट रेवेन्यू अकाउंट में जाता है, ठीक है, और नेट रेवेन्यू अकाउंट का जो भी डिफरेंस है वो जनरल बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर होने वाला है। ठीक है,